तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो नरसंहार, अपमान और 21 साल लंबे इंतजार के बाद लिए गए एक बदले की है। ये कहानी है अमृतसर नरसंहार और एक बेहद धैर्यवान हत्यारे की। मार्च 1940 में जेल से लिखे एक खत में उधम सिंह ने कहा, मैं जिस जगह पर हूँ वो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक बेहतर महल में जाने की उम्मीद कर रहा हूँ। सुनने में तो ये काम सी बात लगती है ना? लेकिन ये कोई आम खत नहीं था। इसमें छिपा तंज और बेखौफ इरादा उस शख्स की कहानी बताता है जिसका मकसद अब पूरा हो चुका। कहानी की शुरुआत हम इसके अंत से करते हैं, लंदन में चली एक गोली से। एक ऐसी घटना जिसने 2 दशकों से सुलग रही बदले की आग को आखिरकार अंजाम दिया। सोचिए, 1919 में पंजाब में एक भयानक नरसंहार होता है और फिर ठीक 21 साल बाद 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में एक हत्या। आखिर इन दोनों घटनाओं के बीच क्या कनेक्शन था? कनेक्शन था एक आदमी और उसका न्याय के लिए एक ऐसा संकल्प जो 2 दशकों तक नहीं टूटा। तो हुआ ये कि 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडवायर, जो पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाला था एक भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह। लेकिन सवाल यही उठता है, कोई इंसान एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर को मारने के लिए 21 साल, पूरे 21 साल का इंतजार क्यों करेगा, और वो भी लंदन के बीचों बीच? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा 20 साल पीछे जाकर, भारत के पंजाब में। तो चलिए चलते हैं सीधे साल 1919 में। उस दौर में ब्रिटिश शासित पंजाब की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। अब ये गुस्सा आया कहाँ से? इसकी एक बहुत बड़ी वजह था रॉलेट एक्ट। इसे एक तरह का काला कानून ही समझिए, एक ऐसा कानून जो ब्रिटिश सरकार को ये ताकत देता था कि वो किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में डाल सकती थी। प्रेस की आज़ादी पर भी पहरा लगा दिया गया था। मतलब ये सीधे सीधे भारतीयों के बुनियादी हकों पर एक हमला था। तो इस जुल्म के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह यानी सत्य की शक्ति। ये लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि शांति से लड़ी जानी थी। इसमें हड़तालें थीं, उपवास थे, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। पर अंग्रेज प्रशासन और भारतीयों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सर माइकल ओडवायर थे, जिन्हें ये विरोध प्रदर्शन कुछ शोर मचाने वाले लोगों की बचकानी हरकत लगते थे, और दूसरी तरफ थे गांधी जी, जिनका मानना था कि यही आंदोलन भारत को अपनी असली ताकत का एहसास कराएगा। और इसी तनाव और टकराव के बीच इतिहास का वो काला दिन आया, जलियांवाला बाग का नरसंहार। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का त्योहार। अमृतसर के जलियांवाला बाग में करीब 20,000 लोग जमा हुए थे। इनमें मर्द थे, औरतें थीं, बच्चे थे, सब निहत्थे थे। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे तो कुछ हाल ही में हुई गिरफ्तारियों का शांति से विरोध करने। और तभी कर्नल रेजिनाल्ड डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंच गया। उसने बाग से बाहर निकलने का जो एक ही मेन रास्ता था उसे बंद करवा दिया, और फिर बिना कोई चेतावनी दिए उस घनी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। गोलियां चलती रहीं करीब 10 मिनट तक। सैकड़ों लोग मारे गए और 1000 से भी ज्यादा जख्मी हुए। और जानते हैं, उसी भीड़ में एक नौजवान अनाथ लड़का भी था जो लोगों को पानी पिला रहा था। उसका नाम था उधम सिंह। बाद में जब कर्नल डायर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब सुनिए। उसने कहा, मैंने इसे एक फौजी नजरिए से देखा। मुझे लगा कि मुझे फौरन गोली चलानी चाहिए, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम हो जाता। मतलब कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक क्रूर फौजी तर्क। लेकिन ये वहशत सिर्फ गोलियों पर खत्म नहीं हुई। नरसंहार के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, और ये दौर सिर्फ दमन का नहीं था, ये दौर था भारतीयों को जलील करने का, उनके आत्मसम्मान को कुचलने का। इसका सबसे घटिया उदाहरण था क्रॉलिंग ऑर्डर। हुआ ये कि एक अंग्रेज महिला पर किसी ने हमला कर दिया। इसके जवाब में डायर ने एक अजीबोगरीब हुक्म सुनाया। उसने कहा कि उस गली से जो भी भारतीय गुजरेगा उसे जानवरों की तरह रेंग कर जाना होगा। ये सजा नहीं थी, ये जानबूझकर की गई बेइज्जती थी। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, सलामी ऑर्डर निकाला गया जिसके तहत हर भारतीय को हर अंग्रेज को सलाम करना था। जो नहीं करता उसे सरेआम कोड़े पड़ते थे।
स्कूलों के बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। बड़े बड़े वकीलों और इज्जतदार लोगों को बिना किसी वजह के गिरफ्तार करके हथकड़ियों में घुमाया जाता था। मतलब ये एक पूरा अभियान था हर भारतीय की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का। तो अब वापस आते हैं साल 1940 में। 20 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो जख्म भरे नहीं थे। वो एक बदले की आग बनकर सुलग रहे थे। उस दिन जलियांवाला बाग में जो नौजवान जिंदा बच गया था, वो उधम सिंह, वो 21 सालों तक उस दिन को, उस बेइज्जती को अपने सीने में लिए घूमता रहा। वो एक पल के लिए भी उस मंजर को नहीं भूला था। जब उधम सिंह को गिरफ्तार किया गया तो उसने पुलिस को अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा स्टेटमेंट था। राम हिंदू, मोहम्मद मुस्लिम, सिंह सिख, मतलब भारत की एकता, और आखिर में आज़ाद यानी फ्री। ये उसके मकसद का ऐलान था, ब्रिटिश राज से पूरी आज़ादी। अदालत में भी उसका जज्बा कम नहीं हुआ। उसने बिना डरे कहा, मुझे अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए मरने पर गर्व है और मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद मेरे हजारों देशवासी उठ खड़े होंगे और तुम गंदे कुत्तों को यहाँ से बाहर निकाल फेंकेंगे। उसने अपनी बात खत्म की इन नारों के साथ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश गंदे कुत्तों मुर्दाबाद। जज ने फौरन उसके बयान को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश तो दे दिया, पर उसकी आवाज़ इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो सवाल फिर वही है, क्या ये सिर्फ एक हत्यारे का बदला था या एक देशभक्त का अपने देश के सम्मान के लिए आखिरी बलिदान? उधम सिंह की कहानी हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करती है।